नमस्ते दोस्तों। आज के इस धमाकेदार एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं खुशहाल परिवार कहानी के एपिसोड 3 की, यानी जमीन का राज। मतलब पिछले एपिसोड ने तो रामपुरा गांव की रातों की नींद ही उड़ा दी थी, है ना? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए सीधा इस कहानी के गहरे रहस्यों में गोता लगाते हैं। अब देखिए, हम सबके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा है कि भाई रामलाल के खेत के नीचे आखिर है क्या। पिछली बार हमने देखा था कि मिट्टी से अचानक एक रहस्यमय नीली रोशनी निकल रही थी और वो कोई आसमान से नहीं आ रही थी, बिल्कुल जमीन के अंदर से फूट रही थी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया था। हर कोई बस यही सोच रहा था कि इस आम से दिखने वाले खेत में ऐसा कौन सा राज दफन है। और यहीं पे एंट्री होती है दादाजी रघुनाथ की, जो एक बहुत ही गहरा राज खोलते हैं। उनका कहना था कि ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, इसमें उनकी 5 पीढ़ियों की यादें बसी हैं। लेकिन जो बात सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, वो ये कि उनके पूर्वजों ने इस मिट्टी के नीचे कुछ बहुत बड़ा दफनाया था। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यहाँ इस कहानी में एक बहुत भारी ऐतिहासिक ट्विस्ट आ गया है। अगर हम इस पूरे दिन के घटनाक्रम को देखें तो ये किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं लगता। सुबह सुबह एक बहुत पुराने रहस्य का खुलासा होता है, फिर दोपहर की चिलचिलाती धूप में शुरू होती है अंडरग्राउंड खुदाई, और शाम होते होते एक ऐसा सरकारी खतरा सामने आ खड़ा होता है जो इस परिवार की पूरी दुनिया ही हिला देता है। तो चलिए पहले सुबह की उस घटना पर लौटते हैं। दादाजी ने पुराने नीम के पेड़ के नीचे क्या होने का दावा किया था? 3 चीजें। पहला, जमीन के नीचे एक बहुत पुरानी सुरंग। दूसरा, उस सुरंग के आखिर में एक छिपा हुआ गोल कुआं। और तीसरा, जमीन के अंदर पानी का एक नया स्रोत जो अभी अभी पनप रहा है, और उसी वजह से वो जादुई नीली रोशनी आ रही है। सोचिए, ये कोई भूतों की कहानी नहीं थी, बल्कि किसी बड़े खजाने की खोज थी। अब जाहिर सी बात है, जब आपको पता चले कि आपके खेत के नीचे एक गुप्त सुरंग है, तो हर किसी का रिएक्शन अलग होगा। यहाँ छोटू और उसकी मां सावित्री देवी का कंट्रास्ट देखने लायक है। छोटू का एडवेंचरस दिमाग तुरंत दौड़ता है और वो कहता है, अरे क्या हम हैरी पॉटर वाले घर में रह रहे हैं, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। और वहीं सावित्री देवी एकदम टिपिकल इंडियन मदर वाला प्रैक्टिकल रिएक्शन देती हैं, कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले चुपचाप नाश्ता करो। सीरियसली, ये मोमेंट इस इंटेंस सिचुएशन में भी एक कमाल की कॉमेडी ले आता है। खैर, नाश्ता खत्म हुआ और फिर शुरू हुआ असली काम। रामलाल और छोटू ने खेत के कोने में उस पुराने नीम के पेड़ के नीचे कड़कती धूप में फावड़े से सख्त मिट्टी खोदना शुरू किया। पसीने से लथपथ करीब 1 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उनकी कुदाल एक बड़े चिकने पत्थर से टकराई, और फिर जब 4 लोगों ने मिलकर उस भारी भरकम पत्थर को हटाया तो उसके ठीक नीचे उन्हें पुरानी पत्थर की सीढ़ियां नजर आईं, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह। यहां पर एक बहुत ही दिलचस्प चीज नोटिस करने वाली थी। वो जो भारी पत्थर था ना, उस पर सिर्फ धूल मिट्टी नहीं थी, उस पर एक प्राचीन नक्शा बना हुआ था। इस नक्शे में 3 खास निशान थे, एक तीर, एक कमल और एक कुआं। दादाजी ने इन निशानों को तुरंत पहचान लिया। इसी पत्थर ने यह साबित कर दिया कि दादाजी की कहानी 100% सच थी और वो लोग बिल्कुल सही जगह खुदाई कर रहे थे। जैसे ही पत्थर हटा, अंदर का नज़ारा सच में आंखें फटी की फटी छोड़ देने वाला था। नीचे एकदम गहरा अंधेरा था, पुरानी ईंटों की दीवारें थी, और उस अंधेरी सुरंग के अंदर से एक बहुत ही हल्की जादुई नीली सफ़ेद चमक बाहर आ रही थी। साथ में ठंडी हवा का एक झोंका भी था। पूरे परिवार के लिए ये पल किसी चमत्कार को अपनी आंखों से देखने जैसा था, बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला मोमेंट। लेकिन भाई, चमत्कार अपनी जगह है और सावित्री देवी का अनुशासन अपनी जगह। छोटू तो एक्साइटमेंट में तुरंत सीढ़ियों से नीचे भागना चाहता था, पर सावित्री देवी ने अपना कड़क नियम लगा दिया, पहले खाना, फिर होमवर्क, और उसके बाद ही कोई सुरंग वरंग का खेल होगा। क्योंकि सुरंग तो कहीं भागने वाली नहीं, पर मास्टर जी स्कूल में पक्का डंडा मारेंगे। यहाँ दादाजी ने बहुत ही समझदारी से बीच बचाव करते हुए कहा कि जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जब होमवर्क थोड़ा इंतजार कर सकता है। ये एक बहुत ही प्यारा और रिलेटेबल फैमिली मोमेंट था। आखिरकार जब वो लोग उस सुरंग के नीचे पहुंचे तो उन्हें एक छोटे से कमरे के बीचों बीच वो गोल कुआं दिखा। उस कुएं का पानी इतना ज्यादा साफ और नीला था कि टॉर्च की रोशनी सीधे उसके आर पार जा रही थी। तब दादाजी ने इस बड़े राज से पर्दा उठाया। दरअसल ये औषधीय पानी था, मिनरल से भरा हुआ एकदम शुद्ध पानी, जिसे उनके पूर्वजों ने जानबूझकर छुपा दिया था ताकि कोई इसे बर्बाद न कर दे। और वो नीली चमक, वो इसी पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से आ रही थी। अब छोटू तो आखिर छोटू है ना, इस जादुई औषधीय पानी को देख के भी उसका दिमाग सीधा बिजनेस में लग गया। उसका मास्टर प्लान सुनिए जरा। वो उस नीले पानी को देख के पूछता है, क्या ये माउंटेन ड्यू है?
और जब दादाजी कहते हैं कि ये उससे 1000 गुना बेहतर है, तो छोटू तुरंत एक स्टार्टअप का आइडिया दे डालता है, रामपुरा कूल ड्रिंक। मतलब इतनी गहरी और रहस्यमय सिचुएशन में भी छोटू की ये बातें चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल ले आती हैं। पर रुकिए, इन सब के बीच एक बहुत बड़ा सवाल तो अभी भी बाकी है। अगर ये पानी जमीन के इतने नीचे एक बंद सुरंग में था, तो कालिंदी भैंस को एक रात पहले इसके बारे में कैसे पता चल गया? पिछले एपिसोड में याद है वो कैसे अजीब सी हरकतें करते हुए छत पर चढ़ गई थी? आखिर उसे कैसे मालूम पड़ा कि वहां नीचे एक नया जल स्रोत फूट रहा है? इसका जवाब दादाजी ने बहुत ही लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से दिया। कालिंदी कोई आम भैंस नहीं है, बल्कि वो एक अंडरग्राउंड वाटर सीकर यानी भूमिगत जल खोजक की तरह बर्ताव कर रही थी। हम सब जानते हैं कि जानवरों की सेंसेस हम इंसानों से कहीं ज्यादा तेज होती हैं। कालिंदी ने जमीन के नीचे पानी की उस नई हलचल और उसकी महक को बहुत पहले ही महसूस कर लिया था। वो छत पर इसलिए चढ़ी थी ताकि वो उस महक के सोर्स के और करीब जा सके। कितना अमेजिंग है ना ये? और जब गांव वालों को कालिंदी के इस अनोखे टैलेंट के बारे में पता चला, तो भाई साहब उनके रिएक्शंस देखने लायक थे। कालिंदी तो आराम से शांत खड़ी घास चबा रही थी, मानो कह रही हो, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम लोगों ने ही नहीं सुना। पंडित हरिशंकर अपनी उसी दैवीय संकेत वाली थ्योरी पे अड़े हुए थे। पर सबसे ज्यादा मजा तो करमचंद की बात पर आया, जिसने कहा कि भाई इस भैंस का तो सीधे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दो, ये पक्का पीएचडी करेगी। लेकिन कहते हैं ना, खुशी ज्यादा देर टिकती नहीं। इस पूरे जादुई और खुशनुमा माहौल में अचानक एक बहुत बड़ा ब्रेक लग जाता है। शाम ढलने ही वाली होती है कि गांव में अचानक एक जीप आकर रुकती है। उसमें से सूट बूट पहने सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी के 3 अफसर उतरते हैं और सीधे रामलाल के खेत की तरफ बढ़ते हैं। बस यहीं से इस कहानी का पूरा टोन एकदम से बदल जाता है और एक बहुत गहरी टेंशन हवा में छा जाती है। वो अफसर रामलाल के हाथ में एक नोटिस थमाते हैं और उसमें एक बहुत ही कड़वा सच लिखा था। सर्वे के अनुसार आपकी ये जमीन एक नए हाईवे के रास्ते में आ रही है। अगले 3 महीने में सरकार इसे अपने कब्जे में ले लेगी। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे रामलाल के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई हो। सोचिए, जिस जमीन के नीचे उन्होंने अभी अभी अपना इतना अनमोल पुश्तैनी खजाना खोजा था, सरकार उसे हमेशा के लिए छीनने आ गई थी। इतने भारी टेंशन वाले माहौल में भी करमचंद का एक ऐसा पल आता है जिसे देखकर हंसी रोके नहीं रुकती। उसका पलटू अवतार सच में देखने लायक था। कुछ ही घंटे पहले ये वही करमचंद था जो खजाने में पड़ोसी होने के नाते अपना हिस्सा मांग रहा था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उस हाईवे के नक्शे में उसका खुद का घर भी टूट रहा है, भाई साहब तुरंत रामलाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए और एकता जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सच में, जब मुसीबत खुद पर आती है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। खैर, मजाक से हटकर अगर हम सिचुएशन की गंभीरता को समझें, तो साफ है कि अब बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। ये सिर्फ रामलाल की 5 बीघा जमीन का मसला नहीं रह गया है, यहाँ उनकी 5 पीढ़ियों की खून पसीने की मेहनत और धरोहर की बात है। और सबसे बड़ी बात, वो नया औषधीय कुआं दांव पर है, जिसका पानी पूरे गांव की किस्मत और सेहत बदल सकता है। पलक झपकते ही परिवार के सामने अपना सब कुछ खो देने का एक बहुत बड़ा डर खड़ा हो गया है। पर इस घने अंधेरे और निराशा के बीच दादाजी रघुनाथ का पक्का इरादा एक उम्मीद की नई किरण लेकर आता है। वो रामलाल का हौसला बढ़ाते हुए एकदम मजबूती से कहते हैं कि ये कुआं पूरे गांव की जिंदगी बदल सकता है और इसे कोई भी ऐरे गैरे आकर हमसे छीन नहीं सकता। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अब उन्हें अपनी इस धरोहर के लिए लड़ना पड़ेगा, और ये लड़ाई बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। और इसी दिलचस्प मोड़ पर आकर ये कहानी अपने सबसे बड़े सवाल पर खड़ी हो जाती है। क्या एक छोटा सा आम किसान परिवार अपनी पीढ़ियों के धरोहर और उस चमकते हुए औषधीय कुएं को बचाने के लिए सरकार के इतने बड़े हाईवे प्रोजेक्ट को हरा पाएगा? क्या पूरा गांव इस बड़ी लड़ाई में रामलाल का साथ देगा? इन सारे सवालों के जवाब हम अगले एपिसोड में ढूंढेंगे। तब तक आप लोग सोचिए कि अगर आप इस परिवार की जगह होते तो क्या करते।